जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान ने अपने मास्टर की मदद से बुद्धा लोटस एंगर तैयार किया था और मोचोंग पर अटैक किया था। बुद्धा लोटस एंगर को तैयार करने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी मास्टर ने दी थी, जिस वजह से मास्टर अब पिछले एपिसोड में फिर से सोने चले गए थे। यानी क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो गई थी, इस खातिर मास्टर के पास सर्वाइव करने की शक्ति नहीं थी और इसी वजह से उन्हें डीप स्लीप में जाना पड़ा था। जियान पिछले एपिसोड में घायल होकर गिर रहा था और आइस एम्परर ने हालांकि उसे बचा तो लिया था, लेकिन जियान अभी भी बेहोश था। आइस एम्परर उसे मैनली स्टील मशीनरीज के पास ले आता है और अब हमें मैनली स्टील मशीनरीज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें एक लोबू नाम का आदमी को दिखाते हैं जो अपने कई सारे आदमियों के साथ खड़ा था। उसके पास एक बड़ी सी जंगली छिपकली मौजूद थी जिसको उसने पिंजरे में पकड़ रखा था। लोबू अपने आदमियों के साथ वहाँ मजे ले रहा था और तभी वहाँ पर जी डिंग और जी ली आते हैं। वहाँ लोबू जीली से ये कहता है कि हमने ये जो जंगली जानवर पकड़ा है हम इसको बढ़िया दाम में बेच देंगे। उसके कहने की स्टाइल को देखकर जीली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अब कमरे के अंदर जाकर जियान की हालत को देखता है। जियान अपनी मौत से लड़ रहा था क्योंकि उसकी हालत अभी बहुत ज्यादा नाजुक थी। 5 दिन बीत चुके थे लेकिन जियान की हालत में कोई सुधार नहीं था, जिस वजह से उसके दोनों भाई बहुत चिंतित थे। वहीं अब वो जियान की हालत के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इविल लोबू मान से उस ड्रैगन छिपकली को पिंजरे से निकाल देता है और वहाँ तबाही मचाने लगता है। जीली और जी डिंग अब वहाँ आ पहुँचते हैं और लोबू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले उन्हें उस ड्रैगन लिजर्ड को शांत करना था। इसीलिए जीली अपनी शक्तियों का यूज करके ड्रैगन छिपकली से लड़ाई करता है और बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी वो उसे काबू में नहीं ला पा रहा होता है और हार रहा होता है। अब वो लिजर्ड जीली को मारने ही वाली होती है कि तभी इविल लोबू वहाँ आकर लिजर्ड को मारकर अपनी शान उन सबको दिखाता है कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। अब ये हरकत जीली और जी डिंग दोनों को पसंद नहीं आती और जीली को तो मन करता है कि इस लोबू को अभी मार डालूं, लेकिन जी डिंग अपने भाई को शांत कराता है। अब लोबू उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारा भाई भी बिस्तर पर पड़ा है और मैंने सुना है वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो बेसिकली उन दोनों भाइयों को चिढ़ा रहा है। वहीं अब हमें जियान को दिखाते हैं जो बिस्तर पर लेटा था। वो बेहोशी की हालत में एक सपना देखता है जहाँ एक डेविल से उसका सामना हो रहा है। जियान डेविल से फाइट कर रहा है और डेविल उसे ये कह रहा है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। अब जियान गुस्से में आकर बुद्धा लोटस एंगर को बुलाता है और उस डेविल पर हमला करता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बिना अपने मास्टर की हेल्प से बुद्धा लोटस एंगर क्रिएट कर लिया था। लेकिन तभी वो देखता है कि जिस डेविल को उसने मारा है वो असल में डेविल नहीं है, वो असल में उसके टीचर हैं। यानी उसे अभी भी बेहोशी की हालत में ये गिल्ट हो रहा है कि उसने ज्यादा पावर्स को पाने के लिए अपने मास्टर को मार डाला है। वो अब इस गिल्ट में जल्दी से बिस्तर से उठ जाता है। यानी अब जियान होश में आ जाता है। वो अपने टीचर को बहुत याद करता है और खुद को बहुत कोसता है कि मैंने अपने टीचर की एनर्जी यूज की जिस वजह से उनकी एनर्जी खत्म हो गई और वो वापस सोने चले गए। असल में टीचर उसकी सोल पावर को यूज कर रहे थे जो अब बहुत कमजोर हो गई थी, जिस वजह से मास्टर कम पावर होने के कारण सोने चले गए थे। वहीं अब जियान के दोनों भाई वहाँ आते हैं और जियान को जागता पाकर वो बहुत खुश होते हैं। वो जियान से अब आराम करने को कहते हैं। अब फिर वहाँ आइस एम्परर आते हैं और जियान उनसे कहता है कि अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आपके लिए वो मेडिसिन बना पाऊँ। मैं आपको उसे बनाने की रेसिपी दे देता हूँ और आप इस रेसिपी का यूज करके वो मेडिसिन बना लेना। जियान उनसे ये भी कहता है कि मेरी सोल पावर बहुत कम हो गई है, इसीलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वहीं आइस एम्परर उसकी कंडीशन पर दुखी तो होता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम्हारी सोल पावर फिर से रिकवर हो सकती है। मैं उस मेडिसिन को जानता हूँ जिससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन उस मेडिसिन को बनाने के इंग्रेडिएंट्स हमें सिर्फ मित्तल ऑक्शन हाउस के हेडक्वार्टर के अंदर ही मिल सकते हैं। अब जियान अपनी सोल पावर को बढ़ाकर फिर से अपने मास्टर को जिंदा करना चाहता था, इसीलिए वो एक्साइटेड होकर उनसे अब सीधे वही चलने को कहता है ताकि वहाँ जाकर उसे इंग्रेडिएंट्स मिल सके और वो अपनी सोल पावर को बढ़ाकर अपने मास्टर को फिर से जगा सके। वहीं अब आइस एम्परर कमरे से बाहर आते हैं जो जीली और जी डिंग को लोबू के बारे में बात करते हुए देखते हैं। जीली और जी डिंग लोबू से परेशान थे और वो नहीं चाहते थे कि जियान की जागने की खबर उन तक पहुँचे, इसीलिए वो आइस एम्परर से जियान के जागने की बात किसी को भी बताने के लिए मना कर देते हैं। वहीं जियान अपने कमरे के अंदर बैठा था। वो क्वीन मेडूसा को देखता है जो स्नेक फॉर्म में थी। असल में वो स्नेक फॉर्म क्वीन मेडूसा का सिर्फ एक अंश था और वो अंश ये भूल चुका था कि वो क्वीन मेडूसा है। अब जियान की बॉडी काफी घायल थी, इसीलिए वो ग्रीन लोटस फायर पिल को खाकर खुद को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पिल को खाने से नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। अब एक्स्ट्रा एनर्जी को उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना था, इसीलिए वो एनर्जी को बाहर निकालने के लिए क्वीन मेडूसा जो स्नेक बनी हुई थी उनको उठाकर उनके मुंह में अपनी उंगली देकर एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वो एनर्जी
स्नेक को काफी पसंद आती है और स्नेक उस एनर्जी को खाता ही रहता है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक एनर्जी खाने की वजह से क्वीन मेडुसा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अब वो असली क्वीन मेडुसा बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें नयन रैन को दिखाते हैं जो अपने क्लैन में वापस लौट आई है। उसकी क्लैन का नाम यूलैंड सेक्ट है। उसके पास उसकी टीचर यूजी भी खड़ी है। जी हाँ, यूजी वही है जो जियान की प्रेमिका है और वो असल में नयन रैन की मास्टर उसकी टीचर भी है। नयन रैन अपनी क्लैन लीडर को सब बात बताती है कि मो चोंग की बर्थडे पार्टी में क्या क्या हुआ और मो चोंग की असलियत क्या है। क्लैन लीडर जब उसे ये पूछती है कि वो दोनों अनजान शख्स जिन्होंने उसकी असलियत सामने लाई वो कौन थे, तब नयन रैन कहती है कि उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था जिस वजह से हम उन्हें नहीं देख पाए। वहीं जियान जिसकी गोद में अब क्वीन मेडुसा बैठी है वो अब जियान की और पार खींचने लगती है। जियान तुरंत उसे अपने से दूर करता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी पावर खींचने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्वीन मेडुसा को उसकी धमकी से डर नहीं लगता क्योंकि असल में वो जानती है कि जियान शक्तिशाली है, लेकिन क्वीन मेडुसा को हराना बच्चों का खेल नहीं। क्वीन मेडुसा के मन में जियान के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि जियान की वजह से उसका टेम्पल तहस नहस हो गया था। क्वीन मेडुसा अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं होती, इसलिए वो जियान से अब फाइट तो नहीं करती, लेकिन उसे ये जरूर कह देती है कि जब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाऊंगी तब मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब ग्रीन लोटस पिल का इफेक्ट खत्म होने लगता है और क्वीन मेडुसा फिर से स्नेक फॉर्म में आ जाती है और फिर से सब कुछ भूलकर पहले जैसी हो जाती है। वहीं बाहर इविल लोबो के आदमी फिर से ज़ीली और ज़ीडिंग के सामने आते हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ज़ीली को सच में गुस्सा आ जाता है और तभी इविल लोबो भी वहाँ आ पहुँचता है। अब माहौल ऐसा बन चुका था कि जंग हुए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए ज़ीडिंग अब लड़ने की इजाजत दे देता है और अब दोनों भाई ज़ीली और ज़ीडिंग मिलकर लोबो पर हमला करते हैं। लेकिन लोबो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसको हरा नहीं पा रहे थे। उनमें काफी देर तक स्ट्रगल होता है और एट लास्ट लोबो ज़ीली को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जियान आ पहुँचता है और अपने भाई को बचा लेता है। अब उसे भी लोबो पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अब इस बार फिर से बुद्धा लोटस एंगर को यूज करता है। अब ये देखकर आइस एम्परर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पिछली बार जियान इस पावर को संभाल नहीं पाया था और 5 दिन तक बेहोश रहा था, लेकिन जियान अब इस पावर का फिर से यूज कर देता है और इस बार वो इस पावर को इस फ्लेम को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और इस पावर से लोबो बुरी तरह से हार जाता है। अब जियान गुस्से में आगे बढ़ता है और उसको जान से खत्म करने लगता है, लेकिन ज़ीडिंग उसे रोकता है और कहता है कि मशीनरीज के कुछ अपने नियम हैं, उन्हीं नियम के अकॉर्डिंग इसको सजा दी जाएगी। अब जियान फिर बार में जाकर ड्रिंक पीता है क्योंकि उसे अपने मास्टर की बहुत याद आ रही थी। वहीं अब आइस एम्परर उसे मिलने आते हैं जहाँ जियान उनसे अब और ज्यादा देर ना करने की कहकर जल्द से जल्द मिल्टन ऑक्शन में चलने को कहता है ताकि वो उन इंग्रेडिएंट्स को प्राप्त कर सके जो उसकी सोल पावर को बढ़ा सके। वहीं अब उस बार में आइस एम्परर के जाने के बाद जियान के दोनों भाई आते हैं जो जियान को डिप्रेस्ड हालत में देखते हैं। उसके भाई उसके पास जाकर उसे खुश करने के लिए अपनी पुरानी बातों को बताने लगते हैं और उसके साथ एंजॉय करते हैं, जिससे जियान को काफी अच्छा लगता है। अब फिर से हमें यूलैंड सेक्ट को दिखाते हैं जहाँ यूजी नयन राना को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करा रही थी। नयन रैन बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही थी और उसके पास भी कई सारी एबिलिटीज थी। यूजी हालांकि उसको ट्रेनिंग करा रही थी, लेकिन वो जियान के बारे में ही सोच रही थी। अब ट्रेनिंग खत्म करके नयन रैन यूजी के पास आती है और उसे कहते हैं कि आप दुखी लग रही हैं, ऐसा क्यों? जिस पर यूजी कहती है कि अब कुछ ही दिनों में तुम्हारा और जी फैमिली के वंशज का मैच होने वाला है, उसी को लेकर बस थोड़ी चिंता है। जिस पर अब नयन रैन भी ये कहती है कि 3 ईयर एग्रीमेंट की चिंता मुझे भी है और फिर यूजी को वो ये भी बताती है कि कल उसको उसके डैड का लेटर आया था। असल में नयन रैन के ग्रैंडपा के शरीर के अंदर पॉइजन मौजूद है जो कि शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 साल पहले नयन रैन ने उस मैरिज को तोड़ दिया था और तब गुस्से में आकर उसके ग्रैंडपा गलती से पॉइजन को खा बैठे। नयन रैन उनके इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है, लेकिन यूजी अब उसे शांत करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं गुहे से मिलूंगी और उनसे तुम्हारे ग्रैंडपा को दिखवाऊंगी और उनके पास कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। गुहे वही है जो यूजी के साथ क्वीन मेडुसा के टेम्पल में आया था। गुहे एक एल्केमिस्ट है जो कई बीमारियों का उपचार जानता है। वहीं जियान अब अपने भाइयों से अलविदा लेता है और आइस एम्परर के साथ मिल्टन ऑक्शन हाउस के हेडक्वार्टर में जाने लगता है। वहाँ रास्ते में वो एयरप्लेन की सवारी करते हैं जहाँ उन्हें रॉक सिटी के एल्केमिस्ट ग्रुप के बच्चे दिखाई देते हैं। उन्होंने जियान के बारे में सुन रखा था और वो सब जियान से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं क्योंकि जियान ने इतनी सी उम्र में ही एल्केमिस्ट के अंदर रैंक 2 हासिल कर लिया था। वहीं अब हमें जी जूनियर को दिखाते हैं जो ज़ीनान एकेडमी के अंदर थी और अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जी जूनियर ने एक आदमी को हायर कर रखा है। जी
जियान पर नजर रखने के लिए। असल में जी जूनियर जियान को पसंद करती है और इसीलिए वो जियान की हर खबर अपने पास रखती है। वो आदमी जिसको उसने हायर कर रखा है वो जी जूनियर को सारी बातें बताता है कि जियान के साथ अब तक क्या क्या हुआ। वो यूजी के बारे में भी बताता है, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि यूजी और जियान एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसको शक जरूर था और जब वो अपना शक जी जूनियर को बताता है तो जी जूनियर जेलसी फील करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं जियान अब मिल्टन हाउस के अंदर पहुंच जाता है जहां गार्ड्स उसे अंदर घुसने नहीं देते क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। तब वहां उस ऑक्शन हाउस का इंचार्ज का पोता, जिसको लोग मिस्टर ली नाम से पुकारते हैं, वो आता है। वो जियान से पूछता है कि उसका बजट कितना है। इस पर जियान अपना बजट बताता है तो मिस्टर ली उसके बजट को सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसका बजट बहुत कम था। वो जियान का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जियान भी बड़े स्टाइल में उसे एक कुत्ता बोल देता है, जिस पर मिस्टर ली बहुत गुस्सा होता है और वो उस पर अटैक करने लगता है कि वहाँ याफी आती है। याफी और जियान पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और अब याफी जियान को देखकर खुश होती है और उससे बातें करती है। जियान कहता है कि मैं तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ, जिस पर याफी उसे अंदर ले जाने लगती है। मिस्टर ली इस बात से बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि याफी वहाँ सबसे सुंदर लड़की थी और वो याफी पर गंदी नजर भी रखता था और याफी जियान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रही थी और मिस्टर ली को बिल्कुल भी सहन नहीं होता, जिस वजह से वो याफी को गंदा गंदा बोलने लगता है। अब पहले तो जियान और याफी उसको सहन करते हैं, लेकिन जब मिस्टर ली अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तो जियान तुरंत अपनी पावर्स का यूज कर उस पर अटैक करता है और उसको पीट डालता है। अब याफी मिस्टर ली की हालत को देखकर हंस पड़ती है और मिस्टर ली को इससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब याफी आइस एम्परर और जियान को एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ जियान अब सबसे पहले उससे यही पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से इतना सब झेल रही हो, जिस पर याफी उसे बताती है कि असल में उस आदमी का नाम लीली है और उसके ग्रैंडफादर इस ऑक्शन हाउस के इंचार्ज हैं। मिस्टर ली अपने ग्रैंडफादर के दम पर ही इतना उछलता है और मुझ पर गंदी नजर रखता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर ही करती हूँ क्योंकि उसके ग्रैंडफादर यहाँ सबसे बड़े हैं। जियान उसे समझाता है कि जितना तुम उसे इग्नोर करोगी वो उतना गंदा बिहेवियर तुम्हारे साथ करेगा, लेकिन याफी इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो ये पूछती है कि तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए, जिस पर जियान भी समझ जाता है और वो अब काम की बात बताता है। वो उससे सोल पावर को रेस्टोर करने का सामान मांगता है, लेकिन याफी उसे कहती है कि उसके पास ऐसा तो कोई सामान नहीं है क्योंकि ऐसा सामान बहुत कम होता है और वो तो हमारे पास नहीं है। जिस पर अब आइस एम्परर ये कहता है कि तुम्हारे पास सोल पावर को रेस्टोर करने वाली चीज नहीं है तो तुम कम से कम ये बता दो कि ये चीजें हमें कहाँ से मिल पाएंगी। अब इस पर याफी अपने मिल्टन ऑक्शन के रिकॉर्ड्स चेक करने की बात उनसे कहती है क्योंकि उसको चेक करने के बाद ही वो बता पाएगी कि कहाँ पर ये सामान मिल सकता है। अब फिर आइस एम्परर अपना एक अलग सामान की लिस्ट याफी को देता है और पूछता है कि ये तुम्हारे पास मिल पाएगा क्या, जिस पर याफी कहती है कि ये सब तो मिल जाएगा लेकिन ये बहुत महंगा है, इसकी कीमत 1 मिलियन गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है। जिस पर अब आइस एम्परर उसे अपना पर्पल गोल्ड कार्ड देता है। पर्पल गोल्ड कार्ड का मतलब है कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब याफी उसके सामान को जो कि 4 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मंगवाती है। याफी आइस एम्परर को अब ये भी बताती है कि आपके पास क्योंकि पर्पल गोल्ड कार्ड है इसीलिए हमारी तरफ से आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। वही अब मिस्टर ली एल्डर ली के साथ आ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि जो सामान तुम मांग रहे हो वो हमने किसी और को देने का वादा कर रखा है। जिस पर याफी कहती है कि रिकॉर्ड्स में तो कोई नहीं है ऐसा जिसको आपने इसको देने का वादा करा हो। आप इन दोनों कस्टमर्स से क्यों पंगा ले रहे हो, ये बहुत बड़े कस्टमर्स हैं जिनसे हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन उसकी इस बात को इग्नोर मारते हुए मिस्टर ली जियान को देखते हैं और कहते हैं कि इसी ने मुझ पर अटैक किया था और याफी ने इसका साथ दिया था। अब ये सुनकर एल्डर ली याफी से कहते हैं कि अब अगले बार मीटिंग बिठाई जाएगी जिसके अंदर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब एल्डर ली आइस एम्परर को देखते हैं और उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये आदमी आइस एम्परर है और अगर इससे पंगा लिया तो हमें बर्बाद करके रख देगा। अब वो अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं, लेकिन अभी तक उसने बहुत बदतमीजी कर ली थी जिस वजह से आइस एम्परर एक अटैक करके उसे मजा तो चखा ही देते हैं। मार खाते ही उसे ये पता चल जाता है कि ये दो होंग लेवल के हैं। अब एल्डर ली तुरंत डर कर उनका इंग्रेडिएंट्स लाता है और उन्हें दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब याफी उनके पास आती है और क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि ये दो हैंग लेवल के हैं तो ऑक्शन हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग दो हैंग वालों को 50% डिस्काउंट मिलता है, जिस पर याफी अब उन्हें 50% डिस्काउंट के साथ ये इंग्रेडिएंट्स दे देती है। अब उनके पास इंग्रेडिएंट्स आ चुके थे इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक सेविका वहाँ आती है और याफी को ये बताती है कि नयन रैन आपसे मिलने के लिए आई है। अब नयन रैन का नाम सुनकर जियान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो एक जगह छुपकर नयन रैन और याफी की बातें सुनने लगता है और यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।